हिंदी साहित्य की लगभग 1000 वर्षों से अधिक समय की यात्रा को 4 कालों में विभाजित किया गया है, जिसे मोटे तौर पर 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक आदिकाल, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक भक्तिकाल, 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक रीतिकाल और 1850 ईस्वी से अब तक के काल को आधुनिक काल के रूप में जाना गया है। इन चारों कालों में न केवल साहित्यिक प्रवृत्तियां बदली हैं, बल्कि हिंदी भाषा में काफ़ी बदलाव आया है। इस दौरान एक और जहां अपभ्रंश और अवहट्ट जैसी भाषाओं का अंत हुआ, वहीं हिंदी की विभिन्न विभाषाओं अर्थात बोलियों का उदय भी हुआ, जिनमें अवधी, भोजपुरी, मैथिली, बुंदेली, ब्रज भाषा और खड़ी बोली प्रमुख हैं। यदि हिंदी साहित्य के कालक्रमों में सृजित साहित्य की ओर गौर से देखें तो पाते हैं कि हिंदी की लगभग सभी विभाषाओं में साहित्य लिखा गया, पर यह भी सच था कि समय समय पर अलग अलग बोलियों या विभाषाओं का साहित्य सृजन के क्षेत्र में अधिक वर्चस्व था, खासकर ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, भोजपुरी और खड़ी बोली का। लेकिन आधुनिक काल के आते आते खड़ी बोली का मानो साम्राज्य छाने लगा और अब तो इसे साहित्यिक हिंदी या शुद्ध हिंदी के रूप में जाना जाता है। और खड़ी बोली न केवल गद्य की भाषा है, बल्कि इसके समानांतर हिंदी पद्य साहित्य भी अधिकांशतः खड़ी बोली में ही पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य बोलियों अथवा विभाषाओं में या तो साहित्य सृजन लुप्त होता नजर आ रहा है या फिर बहुत कम मात्रा में साहित्य सृजन हो रहा है। आधुनिक काल में एक बात विशेष रूप से दिखाई पड़ती है, वो ये कि इस काल में विभिन्न गद्य विधाओं का उदय और फिर उनका तेजी से विकास। यही कारण है कि इस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पद्य में साहित्य सृजन नहीं हो रहा है। गद्य के साथ साथ पद्य में भी अधिक मात्रा में साहित्य प्राप्त होता है, किंतु विचारों की अभिव्यक्ति हेतु पद्य की अपेक्षा गद्य को सहज और समर्थ माध्यम माना जाता है। यदि हम बात करें खड़ी बोली में गद्य के विकास क्रम के बारे में, तो मुगल काल के अंतिम दौर में खड़ी बोली गद्य में फारसी का प्रयोग बढ़ने लगा था। जैसे आजकल लोग अपनी सामाजिक मर्यादा का प्रदर्शन करने के लिए हिंदी बोलते समय अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, वैसे ही उस काल में हिंदी के साथ साथ फारसी का प्रयोग किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप स्वाभाविक खड़ी बोली की उर्दू शैली का उदय हुआ। अठारह 1803 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदी और उर्दू दोनों में गद्य पुस्तकें तैयार कराईं। इसी कॉलेज के लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा। इसके 2 वर्ष पूर्व मुंशी सदा सुखलाल ने ज्ञानोपदेश की एक पुस्तक और उर्दू के प्रसिद्ध कवि इंशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखी थी। ये सारा लेखन 1803 ईस्वी के आसपास हुआ। आधुनिक खड़ी बोली के ये महानुभाव प्रारंभिक लेखक हैं। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। मुंशी सदा सुखलाल नियाज 1746 ईस्वी से 1824 ईस्वी। ये दिल्ली के रहने वाले थे और उर्दू फारसी के भी लेखक थे। इन्होंने सुखसागर लिखा था और एक ज्ञानोपदेश वाली पुस्तक जिसका उल्लेख हो चुका है। इनकी भाषा सहज एवं प्रवाहमयी है। कथावाचकों, पंडितों और साधु संतों में प्रचलित शैली का प्रभाव इनकी खड़ी बोली के गद्य पर है, किंतु इससे भाषा की सहजता पर आंच नहीं आई। इंशा अल्लाह खां 1756 ईस्वी से 1817 ईस्वी। ये उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने उदय भान चरित या रानी केतकी की कहानी खड़ी बोली गद्य में लिखी।
इनकी भाषा काफी अलंकृत, चुटीली और मुहावरेदार है। बात यह है कि उन दिनों कहानी कहने या किस्सा गोई की कला काफी प्रचलित थी। इंशा अल्लाह खां के गद्य पर इस किस्सा गोई की शैली का प्रभाव है। गद्य के बीच बीच में पद्य जैसी तुकबंदी उन दिनों की उर्दू गद्य लेखन में मिलती है। वो लल्लू लाल के यहाँ भी है और इंशा अल्लाह खां के यहाँ भी। उदाहरण के लिए ये पंक्ति सुनिए। ये कैसी चाहत जिसमें लहू बरसने लगा और अच्छी बातों को जी तरसने लगा। लल्लू लाल 1763 ईस्वी से 1825 ईस्वी। इन्होंने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा। अरबी फारसी के जो शब्द खड़ी बोली में घुल मिल गए उनको भी इन्होंने अपने गद्य में स्वीकार नहीं किया। इनकी भाषा के विषय में शुक्ल जी का वक्तव्य सटीक है। भाषा की सजावट भी प्रेम सागर में पूरी है। विरामों पर तुकबंदी के अतिरिक्त वर्णनों में वाक्य भी बड़े बड़े आए हैं और अनुप्रास भी यत्र तत्र है। मुहावरों का प्रयोग कम है। सदल मिश्र 19वीं शताब्दी का प्रारंभ। इन्होंने लल्लू लाल की तरह फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए खड़ी बोली गद्य की पुस्तक तैयार की। इनकी पुस्तक का नाम है नासिकेतोपाख्यान। इनकी भाषा में पूर्वीपन है। ये आरा बिहार के रहने वाले थे। इनकी भाषा व्यवहारोपयोगी है। खड़ी बोली गद्य के इन चारों प्रारंभिक लेखकों में मुंशी सदा सुखलाल नियाज का गद्य अधिक व्यवस्थित और व्यवहारोपयोगी है। राम प्रसाद निरंजनी के भाषा योग वशिष्ठ की ही परंपरा में उनका गद्य है। गद्य का विकास करने में ईसाई मिशनरियों का भी बहुत बड़ा हाथ है। गद्य के विकास में छापाखानों यानी प्रेस की भी अहम भूमिका है। छापाखानों के बिना इतनी अधिक संख्या में पुस्तकें मुद्रित नहीं हो सकती थीं। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशित होने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ साथ हिंदी उर्दू की पढ़ाई की भी व्यवस्था सरकार ने की। इसके लिए पुस्तकों के प्रकाशन की भी व्यवस्था हुई। 1833 के आसपास आगरा में स्कूल बुक्स सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसने कथासार नामक पुस्तक प्रकाशित कराई। 1840 ईस्वी में भूगोल सार और 1847 ईस्वी में रसायन प्रकाश छपा। इस तरह हिंदी गद्य में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। विकास विरोध के बिना नहीं होता। ये बात हिंदी गद्य के विकास पर भी लागू होती है। ईसाई धर्म के प्रचार का प्रभाव हिंदू जनता पर पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में हिंदू जनता को उस प्रभाव से बचाने का प्रयास होने लगा। इस तरह हिंदी गद्य में खंडन मंडन की धार्मिक प्रवृत्ति प्रारंभ हुई। बंगाल में राजा राम मोहन राय इस कार्य में आगे बढ़े। 1815 ईस्वी में उन्होंने वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में अनुवाद प्रकाशित कराया। 1829 ईस्वी में उन्होंने बंगदूत पत्र भी हिंदी में निकाला। इसके 3 वर्ष पहले 1826 ईस्वी में कानपुर के पंडित जुगल किशोर ने हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कोलकाता से निकाला। ये विचित्र संयोग था कि हिंदी के प्रारंभिक समाचार पत्र हिंदी क्षेत्र से नहीं, उसके बाहर कोलकाता से निकले। ये भी ध्यान देने की बात है कि राजा राम मोहन राय जैसे महान देशभक्त और समाज सुधारक ने हिंदी गद्य का अखिल भारतीय महत्व समझा। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र के गद्य का नमूना इस प्रकार है। ये उदंत मार्तंड अब पहले पहल हिंदुस्तानियों के हित के हेत, जो आज तक किसी ने नहीं चलाया, पर अंग्रेजी, फारसी और बंगला में जो समाचार का कागज छपता है, उसका सुख उन बोलियों को जानने व पढ़ने वालों को ही होता है। समाचार पत्रों की भाषा यथासंभव रूढ़ियों से मुक्त, व्यवहारोपयोगी होती है। 1845 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी से बनारस अखबार निकाला। इसकी लिपि देवनागरी थी, लेकिन भाषा
उर्दू की ओर झुकी हुई थी। बनारस से ही 1850 ईस्वी में सुधाकर निकला। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1860 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी पत्र निकाला। 1863 ईस्वी में आगरा से लोकमित्र पत्र निकला। 1867 में नवीन चंद्र ने ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। कहने का आशय यह है कि हिंदी क्षेत्र में वैचारिक विविधता का रूप पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सामने आने लगा। इससे हिंदी जीवन व्यवहार की भाषा के रूप में तेजी से विकसित होने लगी। अठारह ईस्वी में तत्कालीन संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश के सब दफ्तरों की भाषा उर्दू कर दी गई। हिंदी केवल धर्म कथा, पुराणों को सुनने सुनाने और स्त्रियों के व्रत त्योहार की भाषा बनकर रह गई। उर्दू के समर्थन में गारसा दतासी और सर सैयद अहमद ने बहुत प्रयास किया। हिंदी के लिए उद्योग करने वालों में फ्रेडरिक पिंकॉट का नाम सदैव स्मरणीय रहेगा। शिक्षा विभाग के अधिकारी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद प्रारंभ में हिंदी के समर्थक थे, किंतु बाद में उर्दू के पक्षधर हो गए। इस युग में राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश के गद्यानुवाद से हिंदी का प्रांजल रूप सामने लाकर उसका पक्ष सुदृढ़ किया। पंजाब के श्रद्धाराम फुल्लौरी ने 1863 ईस्वी के आसपास अपने पांडित्यपूर्ण एवं निर्भीक व्याख्यानों और लेखों से हिंदी को बहुत आगे बढ़ाया। 1867 ईस्वी में प्रकाशित इनका भाग्यवती नामक उपन्यास हिंदी के प्रथम उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। वे इसके पूर्व से ही घूम घूम कर वैदिक धर्म का प्रचार करते थे। उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश अपने समय को देखते हुए परिमार्जित हिंदी गद्य में लिखा। स्वामी जी गुजराती भाषी थे। इसके पहले हम देख चुके हैं कि बंगाल में राजा राम मोहन राय ने हिंदी गद्य का उपयोग किया था और इसी प्रकार पश्चिमोत्तर भारत के गुजराती भाषी स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी हिंदी गद्य को अपने मत प्रचार का साधन बनाया। इस प्रकार खड़ी बोली हिंदी गद्य विकसित हो रहा था। ये विकास नई चेतना के प्रचार का माध्यम भी था। इस चेतना का दबाव केवल गद्य नहीं, पूरे साहित्य पर पड़ना अनिवार्य था। हिंदी साहित्य में इस नई चेतना का प्रवेश भारतेंदु युग में हुआ।